राजनीतिनामा बिहार के बिहार निर्माण गाथा एपिसोड 4 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कुमार विजय। हम लोग ने शुरू किया था बिहार निर्माण, जो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, उस संदर्भ में बिहार निर्माण की एक गाथा का सीरीज शुरू किया था और बीच में कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन हम पूरे गाथा को ही आपके सामने रखेंगे और उसमें 1-2 दिन आगे भी जा सकता है, क्योंकि 22-23 मार्च को कार्यक्रम है बिहार सरकार के द्वारा आयोजित। पहले ही हम लोग कह देना कि हम जिस बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार निर्माण की बात करें, वो बिहार तब का बिहार है 1912 से पहले का बिहार है। 1912 के पहले के बिहार का मतलब क्या था कि उसमें आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आज का उड़ीसा, आज का झारखंड, आज का बिहार, ये सभी मिलाकर उस समय बंगाल प्रांत कहलाता था। यानी बिहार उस समय बंगाल प्रांत का हिस्सा था। और किस तरह से बिहार ने अपनी नई पहचान, पुनः दोबारा अपनी पहचान बनाई, हम उसकी गाथा हम बिहार है इस बैनर तले कर रहे हैं। हम बिहार हैं। हमारे बिहार के इतिहास का धरोहर बहुत ही पुराना है, बहुत ही इनरिच्ड है, बहुत ही समृद्ध है। और कुछ कारणों से हमारे बिहार की पहचान कुछ दिनों के लिए, कुछ साल मतलब दशकों के लिए गुम हो गई। बिहार ने पुनः उस पहचान को प्राप्त किया। 1912 में बिहार पुनः एक नया राज्य बना। उसी सिलसिले में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे 1760 से। क्रॉनिकल एकेडमी के द्वारा बिहार बीपीएससी 73वीं के लिए एक फ्री बैच का बीपीएससी के लिए आयोजन किया जा रहा है 60 विद्यार्थियों के लिए। EWS 20, OBC 15, शेड्यूल कास्ट 15 और मुस्लिम 10। ये सीमित संख्या है। इसमें केवल टैक्स आपको देना है। ट्यूशन फी टोटल फ्री है। आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। NCERT के कोर्स में हम लोग 50% का छूट दे रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पीछे के एपिसोड 3 में सिराजुद्दौला के रिजीम को पढ़ा। जब 1757 के पलासी के युद्ध के द्वारा वो रिजीम ख़त्म हुआ। हमने दूसरी कहानी भी पढ़ी, जब मीर कासिम 1757 से 1760 अपने दूसरे दौर सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेज़ों ने उसे नवाब बनाया। 1760 में मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने नवाब के पद से हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को उन लोगों ने बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफ़र को भारत के इतिहास में गद्दार शासक के रूप में याद किया जाता है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया है कि गद्दारी का उस समय वैसा कोई बात नहीं था, क्योंकि गद्दारी का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आज के हिसाब से हम लोग करते हैं और अपने मन के हिसाब से करते हैं, क्योंकि उस समय जिसको जहाँ लाभ था वहाँ गया और कोई भारत आज की तरह से नहीं था। हम शुरू करते हैं मीर कासिम के समय से। मीर कासिम 1760 में नवाब बना। मीर कासिम जब नवाब बना तो अंग्रेज़ों ने उससे कहा था कि जो भी मीर जाफ़र की देनदारियां हैं वो आपको देना होगा, है ना। 24 परगना, चटगांव और मिदनापुर के 3 ज़िले अंग्रेज़ों को उसने सौंप दिए, जो मीर कासिम ने सौंपने से मना किया था। इसके अलावा मीर कासिम तैयार हुआ कि वह अंग्रेज़ों को नियमित कर भी देगा, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से कहा कि आप जो दस्तक का मिसयूज कर रहे हैं उस मिसयूज को रोक दीजिए। लेकिन अंग्रेज़ों को भ्रष्टाचार का लत लग गया था, जैसा कि आज लोगों को लग गया। और मीर कासिम एक योग्य शासक था। मीर कासिम जैसे ही नवाब बना, उसने बहुत सारे सुधार करने के प्रयास शुरू किए। उसने बहुत सारे अधिकारियों को हटाया और अपने रेवेन्यू प्रशासन को दुरुस्त करने का प्रयास किया। सेना को भी पुनर्गठित करने का प्रयास किया। और जब उसे लगा कि उसके कार्यों में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, तो उसने अपनी राजधानी मुंगेर में ट्रांसफ़र कर ली। मीर कासिम के द्वारा जब राजधानी मुंगेर आई तो अंग्रेज़ों को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगा कि मीर कासिम उनकी नज़रों से दूर होना चाहता है और मीर कासिम की इच्छा थी कि हम नज़र से तो दूर रहे ही,
अंग्रेज़ों के बराबर हस्तक्षेप से भी दूर रहे। इसके अलावा मीर कासिम एक योग्य आदमी था, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को बहुत समझाया कि आप मिसयूज ऑफ दस्तक, जो पीछे के एपिसोड में हमने बताया वीडियो में, उसने अंग्रेज़ों को समझाया कि दस्तक आप मिसयूज करना बंद करवाइए, क्योंकि एक तरफ आप टैक्स भी मांगते हैं और दूसरी तरफ हमारे टैक्स का हकमारी करते हैं, तो दोनों काम कैसे चलेगा। अगर आपको टैक्स लेना है तो हमारे टैक्स वसूली के प्रशासन में हस्तक्षेप या अनड्यू हस्तक्षेप, गलत हस्तक्षेप न करें। लेकिन अंग्रेज़ मानने वाले नहीं थे। परिणाम क्या हुआ कि मीर कासिम ने पूरा ट्रेड ही फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। तो जब पूरा ट्रेड टैक्स फ्री हो गया तो दस्तक रहे या न रहे उससे कोई मतलब ही नहीं। टैक्स रहता तब न दस्तक का कोई यूज़। इससे भी अंग्रेज़ बहुत नाराज़ हुए। यानी राजधानी के मुंगेर ट्रांसफ़र से अंग्रेज़ नाराज़ हुए। अंग्रेज़ों को लगा कि मीर कासिम अपनी मर्ज़ी से चलना चाहता है। अंग्रेज़ की इच्छा कहीं नहीं थी कि हम किसी को मर्ज़ी से चलने दें। और जब दस्तक को हटाया मीर कासिम ने, तो अंग्रेज़ों को लगा कि मीर कासिम उनकी पकड़ से बाहर जा रहा है और मीर कासिम उनको डिफाई करने का कोशिश कर रहा है। दोनों में डिफरेंस बढ़ने लगे। मीर कासिम अब मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि फिनेंशियल स्ट्रेन उस पर बढ़ता जा रहा था। इसके बाद दोनों के संबंध खराब हुए। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम से समझने को कहा, लेकिन मीर कासिम अब समझने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच झड़पें हुई। अंग्रेज़ मुंगेर की तरफ बढ़े और कई युद्धों में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम की सेनाओं को हरा दिया। जब मुंगेर पर खतरा हुआ तो मीर कासिम वहाँ से जो भी खजाना था लेकर भाग चला और भाग कर वो आ गया पटना। पटना में एक पादरी की हवेली है, वहीं पर वो रुका था। जब मीर कासिम पटना आया तो अंग्रेज़ों ने मुंगेर पर कब्जा किया और बहुत सारी खराब खबरें मीर कासिम को वहाँ आई पटना में। फिर अंग्रेज़ मुंगेर से पटना की तरफ चले। जब मीर कासिम को लगा कि यहाँ भी खतरा है, तो मीर कासिम बहुत गुस्से में था और भी कुछ बदतमीजियाँ अंग्रेज़ों ने उसके परिजनों और लोगों से की थी। गुस्से में मीर कासिम ने पादरी की हवेली में जो भी अंग्रेज़ कहा जाता है बच्चे, महिलाएं और बूढ़े थे, उन सब का गर्दन काट के उनकी हत्याएं कर दी। अंग्रेज़ इसका आरोप मीर कासिम पर लगाते हैं और यहाँ से मीर कासिम चला गया लखनऊ। लखनऊ में सुजाउद्दौला वहाँ का नवाब था। उस समय दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय फ्यूगिटिव था, भागा हुआ। वहाँ दिल्ली से उसे लोगों ने भगा दिया था। तो शाह आलम द्वितीय ने भी अवध के नवाब के यहाँ ही शरण लिया और यहाँ से मीर कासिम भी चला गया वहीं शरण लेने। स्वाभाविक है कि सुजाउद्दौला को लगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तब न मुग़ल बादशाह और बंगाल का नवाब भी हमारे यहाँ शरण लेने आया हुआ है। सुजाउद्दौला से मीर कासिम ने कहा कि आप मुझे बंगाल की गद्दी पर बैठा दें और सोन तक का इलाका हम आपको दे देंगे और धन दौलत भी देने के लिए कहा। सुजाउद्दौला को लगा कि तो बड़ा अच्छा ऑफर है। उस समय सुजाउद्दौला भी अंग्रेज़ों की रियल क्षमता को नहीं समझ पाया था। उधर से और कॉन्स्पिरेसी एंगल है कि अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय से भी संपर्क किया कि आप युद्ध में न लड़ें। हालांकि उसके पास था ही क्या कि जो लड़ता न लड़ता, लेकिन शाह आलम द्वितीय का कहना था कि अगर तुम लोग हमको दिल्ली की गद्दी पर बैठा दो तो बंगाल सूबा तो ऐसे ही लिख कर दे देंगे तुमको। लेकिन अंग्रेज़ उस समय उस स्थिति में नहीं थे कि शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन शाह आलम ने न्यूट्रल रहने का वादा किया। अकॉर्डिंगली अंग्रेज़ों की सेना आगे बढ़ी। सुजाउद्दौला की सेना ने भी गंगा क्रॉस किया और बक्सर में 22 और 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जहां एक और पलासी के युद्ध को कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, लेकिन बक्सर के युद्ध को कॉन्स्पिरेसी नहीं कहा जाता है क्योंकि दोनों सेनाएं आपस में लड़ी। लेकिन अंग्रेज़ों की सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, फुल्ली ट्रेंड थी। वैसी सेना अवध की सेना नहीं थी और ऐसा कहा जाता है कि युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले ही संध्या काल में
मीर कासिम बक्सर से भाग गया। शाह आलम केवल दर्शक की तरह युद्ध देखता रहा और शुजाउद्दौला, जिसको इस युद्ध से कोई मतलब नहीं था, वह मीर कासिम के लिए युद्ध लड़ने आया। वो बेचारा हार गया और अंग्रेज़ों के हाथ का बलि का बकरा बन गया। तो अंग्रेज़ों का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अवध तक बढ़ जाता है। इसलिए बक्सर के युद्ध ने अंग्रेज़ों के सत्ता को भारत में पूर्णतः स्थापित करने का प्रयास काम किया। बक्सर का युद्ध हमारे बिहार में लड़ा गया था। यहीं बक्सर से कुछ आगे चौसा है, वहाँ पर कभी शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की गद्दी की तरफ जाने का काम किया था और 1764 के बक्सर के युद्ध के द्वारा अंग्रेज़ों ने पूरे बंगाल सूबा को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारत में उनके सैनिक विस्तार का शुरुआत यहाँ से रियल में होता है। क्योंकि पलासी को, जैसे मैंने कहा कि कहा जाता है कि इट वॉज नॉट अ बैटल, इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी, बट बैटल ऑफ बक्सर वॉज समवॉट रियल। तो जो भी हो, तो हमारे बिहार में ही यह युद्ध लड़ा गया। और अब वो जो व्यापारी थे, जो व्यापार करने आए थे, उन सबों को अब वैसा क्षेत्र, सबसे समृद्ध क्षेत्रों में एक क्षेत्र पूरे हाथ लग गया। अब उनको लग रहा था कि अब तो हमारे हाथ खजाना ही लग गया, अब इसके आगे क्या करेंगे। इसके अलावा इलाहाबाद की संधि भी 1765 में हुई। 1765 के इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल के जो शाह आलम द्वितीय था, दो संधियाँ हुई। एक संधि शुजाउद्दौला के साथ हुई, दूसरी संधि बंगाल शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह के साथ हुई। मुग़ल बादशाह ने अपने समझौते के द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिया। दीवानी अधिकार का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। जब रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार किसी को मिल जाता है तो यू समवट लेजिटिमाइज द अथॉरिटी ऑफ द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू। जो व्यक्ति रेवेन्यू कलेक्ट करने जा रहा है, इसका मतलब वो सरकारी आदमी है, क्योंकि रेवेन्यू अगर कोई ऐसे कलेक्ट करेगा तो गुंडागर्दी कहलाता है। तो शाह आलम द्वितीय ने 1765 के इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा यानी उस समय के बंगाल प्रांत का दीवानी अधिकार अर्थात कर वसूल करने का अधिकार दे दिया। अब सवाल ये था कि कर वसूलने का तो अधिकार मिला, लेकिन कर वसूलने के लिए जो अधिकारी चाहिए वो तो अंग्रेज़ों के पास था नहीं। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासन है, तो अंग्रेज़ों के पास अपना प्रशासनिक महकमा नहीं था। तो स्वाभाविक है कर वसूल करने का मेकेनिज्म नहीं है, तो आप उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। उसी वैकल्पिक व्यवस्था को इतिहास में दोहरा शासन, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। दोहरा शासन का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब को नाम मात्र के लिए रखा और उसे कहा कि योर वर्क इज़ टू कलेक्ट रेवेन्यू और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बट द रियल अथॉरिटी विल रेस्ट विद द नवाब ब्रिटिश। यानी वास्तविक सत्ता अंग्रेज़ों के पास होगी और केवल जिम्मेदारी नवाब के पास होगी। तो जिम्मेदारी अंग्रेज़ों के लिए कहलाया कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नवाब के लिए कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। तो 1765 से 1772 यही व्यवस्था चली और इसी दरमियान अंग्रेज़ों ने जो लूट का दौर चलाया वो इतिहास में अनपैरेलल है। इस समय बंगाल में इतनी लूट हुई कि इस समय फेमस अकाल पड़ा। इस अकाल में हमारे बंगाल की 1/3 आबादी मारी गई। उस समय कंपनी के पास राहत सामग्री चलाने का कोई उपाय नहीं था और जिस हिसाब से अंग्रेज़ों ने डील किया, कहा जाता है कि उस ज़माने में बिहार के पटना में प्रतिदिन अकाल के ज़माने में 250 से 300 लोग मारे जा रहे थे पर डे। यानी नृशंस लूट हुआ और जो प्रांत भारत के सबसे समृद्ध प्रांत में एक था, उस प्रांत में
लोग भूख से इतने मरे कि लोगों का कहना है कि 30 लाख से अधिक लोग इस अकाल में मर गए। तो ये जो दोहरा शासन है 1765 से 72 और इसके लूट की कथा इंग्लैंड तक गई। और इंग्लैंड में जब इसी दरमियान क्या हुआ कि जब दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला था तो अंग्रेज कंपनी ने अपने शेयर धारकों को डिविडेंड यानी लाभांश देने की घोषणा कर दी। लेकिन जब सरकार वहाँ पर जब हिसाब किताब हुआ तो कंपनी के जो अधिकारी भारत में थे वो व्यक्तिगत लूट इतना किए कि कंपनी घाटे में चली गई। भारत लूटा गया लेकिन कंपनी एज एन एंटिटी घाटे में गई। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने खूब कमाई की और जब डिविडेंड समय देने का समय आया तो कंपनी वाज इन लॉस। कंपनी ने सरकार से कर्जा मांगा। सरकार को लगा कि कंपनी जब केवल व्यापार करती थी तो यह लाभ में थी, लेकिन जब इसको दीवानी अधिकार मिल गया तो यह घाटे में क्यों गई। इसके अलावा भारत में कंपनी के द्वारा लूट किए जाने की जो सूचनाएं हैं वो लगातार इंग्लैंड में पहुंच रही थी। अंत में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सेलेक्ट कमेटी प्रवर समिति का निर्माण किया और उसे जांच के लिए यहाँ पर भेजा। सेलेक्ट कमेटी ने जांच रिपोर्ट 8 वॉल्यूम में प्रस्तुत किया और भारत में लूट के लिए और बेवजह और बेदर्द तरीके से बर्बादी के लिए कंपनी को जिम्मेदार कहा। इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्शन लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि आपको कंपनी के तौर पर व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन आप टेरिटोरियल कैप्चर भी कर रहे हैं। यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट्स। तो उसी समय 1772 में वारेन हेस्टिंग को भेज दिया गया भारत और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसी दरमियान बिहार में जो अकाल पड़ा उस अकाल के बारे में हमारे बिहार के लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी समय हम लोगों के बिहार में जो गोल घर आप देखने जाते हैं उस गोल घर का निर्माण भी इसी ज़माने में होता है। जमीन उस गोल घर के निर्माण के बारे में जो भी कथा कहानी कही जाती है या जो भी हमारे यहाँ हम लोगों के पास जो भी उपलब्ध सामग्री है उसके अनुसार गोल घर का निर्माण 1770 के आसपास बिहार में जो अकाल आया उसी के पृष्ठभूमि में हुआ, ताकि अनाज का भंडारण किया जा सके और उस अनाज का जब भी कोई ज़रूरत हो उस तरह का तो उसका उपयोग किया जाए। इसका निर्माण 20 जनवरी 1784 से शुरू हुआ और 20 जुलाई 1786 तक इसका निर्माण चला। लेकिन इसके निर्माण योजना में थोड़ी सी कमी आ गई, क्योंकि एक बात और याद रखिए कि गोल घर का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्डस्टिन के देखरेख में हुआ। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। इसके आकार में विशाल एक गुंबद बना जो आप देखते हैं, स्तूप शैली में बना, और इस समय 1,40,000 टन अनाज के बचाए रखने की क्षमता थी। इसकी दीवारें 3.6 मीटर मोटी थी और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए थी 145 सीढ़ियाँ, घुमावदार सीढ़ियाँ। डिजाइन में एक कमी एक क्या हुआ कि नीचे का जो दरवाज़ा था वो अंदर की तरफ खुल रहा था। तो जब अनाज भर जाएगा तो दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलेगा तभी अनाज निकलेगा, अंदर तो भरा हुआ है तो खुलेगा ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इस गोल घर का अनाज भंडारण के लिए उस तरह का उपयोग नहीं हुआ। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि गोल घर का निर्माण 1770 में जब अकाल आया उसी के पृष्ठभूमि में हुआ है, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि उस ज़माने में राहत सामग्री चलाने के लिए अनाज का भंडारण बहुत ज़रूरी है और इसीलिए गोल घर का निर्माण हुआ। लेकिन चूंकि इसके निर्माण में थोड़ी सी दिक्कत थी इसलिए इसका उपयोग जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। उस ज़माने में बंगाल अर्थात हमारे बिहार का भी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ। तो उस समय कहा जाता था बंगाल का गवर्नर जनरल। उस समय भारत का गवर्नर जनरल वर्ड इस्तेमाल नहीं होता था। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। हेस्टिंग के ज़माने में द्वैध शासन समाप्त किया गया, 1772 में वो आया और उसी के साथ द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग ने कई रेवेन्यू सुधार किए। अंग्रेज़ों को तो कर वसूलना ही मेन बात था।
उसी समय कलेक्टर यानी जमा करने वाले, टू कलेक्ट द रेवेन्यू, इस पद के लिए हर जिला में एक यूरोपीय कलेक्टर की नियुक्ति हुई। राजस्व की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई और जमींदारों के शक्ति को कम किया गया। उस जमाने में न्यायिक अधिकार भी जमींदारों को दिए गए थे और न्यायिक अधिकार उनसे छीन लिए गए। वारेन हेस्टिंग ने जिला अदालतों की स्थापना की। प्रत्येक जिले में एक दीवानी सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल यानी फौजदारी कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में 2 सर्वोच्च अपीलीय अदालतें स्थापित की गई। एक को कहा गया सदर दीवानी अदालत, दीवानी सिविल मामलों के लिए। दूसरा था सदर निजामत अदालत, फौजदारी मामलों के लिए। ये उस ज़माने में शुरू हुए, वारेन हेस्टिंग के ज़माने में। और दस्तक का तो अंत हो ही गया और व्यापारिक परमिट को ख़त्म कर दिया गया। उस समय कस्टम हाउस में कमी की गई, यानी शुल्क वसूली सीमा चौकियों की संख्या कम की गई। सभी व्यापारियों के लिए 2.5% कर का निर्धारण हुआ। मुगलों के ज़माने में जो पेंशन चल रहा था, मुगल सम्राट को दी जाने वाली पेंशन, उसको बंद कर दी गई। और इलाहाबाद और करा की जो ज़मींदारी थी उसे रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट को जो दिए थे, वारेन हेस्टिंग ने उसे 50 लाख में अवध के नवाब को बेच दिया। इस तरह से 1792 तक जो बंगाल का सिस्टम चला, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसी तरह से चला। इस दरमियान अंग्रेज़ों ने मराठों से भी युद्ध लड़ा। इस दरमियान अंग्रेज़ों ने मैसूर में हैदर अली से भी युद्ध लड़ा और टीपू सुल्तान से भी युद्ध लड़ा। 1792 तक हम लोगों ने इसलिए दिया कि 1793 में हम लोगों के क्षेत्र में इस एरिया में परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त की रेवेन्यू व्यवस्था शुरू हुई। इसलिए वहाँ से हम लोग एक नए वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। यानी 1760 से 1792 तक का बिहार पूर्णतः बर्बादी की कगार पर जा चुका था। अंग्रेज़ों ने इसे लूटकर पूरी तरह से सफ़ेद कर दिया था। कृषि उद्योग पूरी तरह समाप्त हो गए थे और हमारा बिहार भी उसी दौर में पूरी तरह से अंग्रेज़ों के शोषण का भेंट चढ़ चुका था। इस दरमियान जरूर बिहार में गोल घर बना और कुछ न्यायिक सुधार हुए, लेकिन सारे काम अंग्रेज अपने उद्देश्यों के लिए कर रहे थे। अगले वीडियो में हम लोग 1792 से 1857 के बीच के घटनाओं के तार को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बिहार निर्माण पर हम लगातार जानकारीपूर्ण वीडियो बना रहे हैं और हम इसे 1912 ही नहीं 15-17 तक लाएंगे। 4 या 5 वीडियो और भी लाएंगे और इस दौरान हर वीडियो में हम तथ्यात्मक भी जानकारी देंगे और हम लोगों का बिहार किस तरह से 1912 में बिहार बना, वहाँ तक हम लोग पहुंचकर इतिहास के सभी दौर से चलकर आपको जानकारियों को देंगे और जानकारी आपकी उन्नत होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।